मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में या हिंदी जगत में कहीं भी, या सच कहें तो भारत में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अशोक वाजपेयी का परिचय देने की कोई ज़रूरत है। बल्कि वो उनका एक सुविस्तृत परिचय देना मुझे पर्सनली लगता है कि अपमान करने जैसा ही होगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी का हर पाठक, और हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी उन लोगों में से हैं जो या तो इंटेंस हेट्रेड कॉज करते हैं या इंटेंस लव। वाजपेयी जी से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो भी जम के करते हैं, और जो उनसे चिढ़ते हैं या नफरत करते हैं वो भी जम के करते हैं। और विवाद प्रिय व्यक्तित्व उनका शुरू से रहा है। तो लेकिन इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम सब लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा की भी बात है, आज भी वाजपेयी जी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है। परसों इन्होंने मुझे संदेश करके, क्योंकि बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर लेकिन बात करने की हालत में नहीं आऊँगा। तो ये बात मैंने, जैसा आपने सुना अशोक से, मैंने उनको कन्वे कर दी। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ तो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जब तक गला साथ देगा करूँगा बात। तो ये जो उत्साह है, ये जो ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस पल एक सृजनात्मक प्रतिरोध दर्ज करने की ज़रूरत का जो एहसास है, उसके लिए वाजपेयी जी हिंदी और बल्कि भारत के तमाम सारे लोकतांत्रिक चेतना के नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए आदर के पात्र हैं। और इसी आदर के साथ ये बातचीत तब तक, जब तक कि वाजपेयी जी को असुविधा ना होने लगे, हम लोग करेंगे। लेकिन ये अपने गले का ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे कविताएं भी सुननी है, इसलिए उतना ही बातचीत कीजिएगा जितनी कविताओं के लिए जगह बची रहे, गुंजाइश बची रहे। तो मैं वाजपेयी जी, अभी पिछले ही दिनों आपने अपने कभी कभार में हिंदी जगत की 9 विडंबनाओं का जिक्र किया था, मेरा ख्याल है 2-3 सप्ताह पहले। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि उनमें से कुछ विडंबनाओं पर आप थोड़ा प्रकाश डालें हमारे लिए। एक आध याद दिलाएं आप तो। नहीं, एक तो आपने, अच्छा चलिए मैं उसको और एलेबोरेट करता हूँ। उसमें से एक विडंबना का संकेत ये था कि हिंदी समाज में इस समय जिस तरह के विचारों का व्यापक प्रसार हुआ है, जिस तरह से संवेदना का क्षय हुआ है, उसको लेकर के वाजपेयी जी ने उसमें चिंता प्रकट की थी। अब चूँकि बात और स्पष्ट हो सके तो इसके लिए मैं अपना जो अगला सवाल मेरा होने वाला था वह भी जोड़ देता हूँ। आपको याद होगा वाजपेयी जी, आपने सन 92 में संभवतः समाज के संपादकीय में लिखा था या कहीं और, कि हिंदी लेखन की एक बहुत बड़ी विशेषता और शुभ स्थिति ये है कि कोई भी महत्वपूर्ण आवाज़ सांप्रदायिक शक्तियों को अपने समर्थन के लिए अभी तक हासिल नहीं हुई है। और विडंबना ये है कि लगभग उसी समय संडे ऑब्जर्वर हिंदी में निर्मल जी का एक इंटरव्यू छपा था, निर्मल वर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति में भाजपा का उदय एक बहुत अच्छी घटना है, बहुत शुभ घटना है, क्योंकि राजनीति मात्र का एक ऐसा साफ सुथरा विकल्प है जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत थी। तो बाद में लिखी हुई एक टिप्पणी में मैंने इस पर कमेंट भी किया था, लेकिन वो तो अब खैर पुरानी बात हो गई। 30 साल के बाद भी आप क्या ये बात कह सकते हैं कि हिंदी जगत में या हिंदी साहित्य जगत में उस तरह की राजनीति को बहुत जगह नहीं मिली है जो बाकी समाज में फैलती जा रही है? देखिए, एक स्थायी अंतर्विरोध हिंदी जगत में है। वो अंतर्विरोध ये है कि हमारा साहित्य, हमारे लेखक तो एक उदात्त मूल्य परंपरा में हैं, वहाँ से आते हैं और उसी के तहत अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन जिस समाज में वो ये कर रहे हैं, उस समाज में ये हत्यारी, हिंसक, आक्रामक, घृणा फैलाऊ, झूठ बोलू मानसिकता धीरे धीरे घर कर रही है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सब से प्रभावित और उत्साहित हो रहा है।
अंतर्विरोध ये है कि जिस समाज का एक बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक, धर्मांध, हिंसक, आक्रामक, घृणास्पद हो चुका है, उस समाज का साहित्य उसके विरुद्ध है, यानी इन तत्वों के विरुद्ध है। तो इसके 3 अर्थ आशय होते हैं। एक आशय तो ये है कि साहित्य इस समय हिंदी समाज का सबसे टिकाऊ और सबसे भरोसेमंद राजनैतिक प्रतिपक्ष है, क्योंकि हिंदी समाज में जो राजनीति है वो इतनी ढुलमुल और इधर उधर जाती रहती है कि राजनीति से बहुत अपेक्षा करना कि वो स्थिर होकर कुछ विरोध के पाले में रहेगी, कठिन लगता है। इसका दूसरा आशय ये है कि हम एक ऐसे समाज में लिख रहे हैं जिसे हमारी दृष्टि की, हमारे मूल्यों की, हमारे द्वारा चरितार्थ जीवन की कोई परवाह नहीं है। और तीसरा आशय ये कि आकस्मिक नहीं है कि कुल मिलाकर हिंदी अंचल में इन दिनों जो धरपकड़ होती रहती है वो पत्रकारों इत्यादि की ही होती है। अभी तक किसी लेखक को शायद ही छुआ गया हो, कम से कम उसकी कविताओं या लेखन के लिए। तो ये एक स्थिति है जिसमें इसका एक चौथा मतलब ये है मेरे हिसाब से कि भले हमारी कोई आवाज़ न सुने, यानी कम से कम वो लोग न सुने जिन्हें सुनना चाहिए। तो आवाज़ तो महाभारतकार व्यास की नहीं सुनी गई थी, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो इस पर कोई बहुत विलाप करने की ज़रूरत नहीं है। असली आवाज़, सच की आवाज़, निर्भयता की आवाज़ कम सुनी जाएगी, ये पहले से तय है। लेकिन इसका आशय ये नहीं हो सकता कि हम अपने हथियार डाल दें, यानी हम आवाज़ उठाना बंद कर दें, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में उस आवाज़ की कोई ख़ास जगह नहीं है। पांचवा आशय ये है कि शायद हम अपने को कुछ ज़्यादा ही आत्म अवमूल्यित कर रहे हैं, कि हमारी आवाज़ का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर तो होता ही होगा। तो इसका सिर्फ आप अनुमान कर सकते हैं, इसका बहुत साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि ये हिंदी समाज इस समय काफ़ी डरा हुआ समाज भी, और डरे हुए समाज से ही ऐसी शक्तियों को समर्थन मिलेगा। तो अब ये तो मैं बोलता ही जाऊँगा, आप कहीं नहीं, मेरी भूमिका बस इतनी ही है कि कुछ कह दूं और आप बोलते जाएं। नहीं, वाजपेयी जी जो आपने कहा वो उससे असहमति संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो बात कही, जब मैं भूल गया जिसका जवाब, जी कि देखिए इस निज़ाम को आए 9 बरस तो हो ही गए। 9 बरस में जो पाला बदल हुआ होगा, अव्वल तो वो इस पैमाने पे नहीं हुआ जिस पैमाने पे दबिश रही होगी, जिस पैमाने पर ये मानसिकता फैली और फैलाई गई है। तो इसका क्या आशय है कि कम से कम साहित्य ने, एक ज़माने में एक अमेरिकी आलोचक थे इरविंग हाउ, उन्होंने एक स्थापना की थी और वो दूसरे महायुद्ध को लेकर की थी
कि ऐसा हो सकता है कि सभ्यताएं मनुष्य के साथ विश्वासघात करें, लेकिन हमने हाल में देखा है कि सभ्यता ने तो मनुष्य के साथ विश्वासघात किया, उनका इशारा नाज़ी, लेकिन साहित्य ने मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं किया है। तो हम हिंदी वाले चाहें तो इस पर थोड़ा अभिमान कर सकते हैं कि हमारे साहित्य ने मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं किया है। आपने जो बात कही कि कितने लोग बदले और ये सब, अभी भी हिंदी का जो साहित्य है वो व्यापक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम साहित्य और राजनीति की चर्चा करें, परस्पर संबंधों की, तो अनिवार्य है कि हम संस्थाओं की भी चर्चा करें, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, आप स्वयं इन चीज़ों से संबद्ध रहे हैं। साहित्य के रूप में कौन सी चीज़ कब तक स्वीकृत रहेगी, ये एक आधुनिक समाज में बहुत बड़ी हद तक यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी और इस तरह की जो दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की संस्थाएं हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो आपको ये नहीं लगता कि केवल हिंदी क्षेत्र में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में और दुर्भाग्य से किसी हद तक दुनिया में भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में साहित्य को जानबूझ करके मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और हमारे देश में खास करके पिछले 10 साल में साहित्य के जो मानदंड हैं, साहित्य को पढ़ने की जो विधियां हैं, उनको एक तरह से सैबोटेज किया जा रहा है। और पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम को अगर आप देख लें, साहित्य की नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम, यानी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई वो एक जगह है जहाँ घोर सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी विचारों को भी स्पेस है। यानी नौजवानों की जानकारी के लिए सावरकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते थे और कोई कुछ नहीं कहता था उनसे। श्याम जी कृष्ण वर्मा रेगुलर क्लास देते थे, वो भाषण देते थे, क्लास का मतलब। आज हालत ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते यूनिवर्सिटी में। आप स्वयं एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, उस संस्थाबद्ध चीज़ों से भी वाकिफ़ हैं। आपको लगता है कि जिस तरह के आत्मसंतोष की बात हम लोग कर रहे हैं, वो इन संस्थाओं के निरंतर किए जा रहे क्षय के बावजूद अगले कुछ वर्षों में बना रहेगा? आपने ठीक इशारा किया। ये जो संस्थागत ढांचा है, इस पर साहित्य की कितनी निर्भरता है, इसको हमें जांचना चाहिए। एक तो इस ढांचे में स्वायत्तता को नष्ट करना और संवाद को सीमित करने की बात इस निज़ाम के पहले से शुरू हो गई थी। शिक्षा को व्यवसाय खुले तौर पर बनाने का दावा भी किया जाने लगा था, एक बात। दूसरी बात, अगर आप साहित्य के विभागों की भी थोड़ी, और वो सिर्फ हिंदी साहित्य के विभाग ही नहीं, हालांकि दशकों से हिंदी और संस्कृत साहित्य के विभाग विश्वविद्यालय प्रशासनिक ढांचे में सबसे अधिक सत्ता भक्त विभाग रहे हैं। साधारण से साधारण कार्यक्रम में आप एक मान लीजिए सेमिनार कर रहे हैं और उस सेमिनार में के लिए आपको कुलपति ने कुछ वित्तीय सहायता दी है, जो कि उसका कर्तव्य ही है, वो ससुरा और क्या करेगा। लेकिन इस पर 10-10 मिनट, धन्यवाद, कभी कभी उसकी बेशर्म उपस्थिति में और कभी कभी उसकी अनिवार्य अनुपस्थिति में इतना धन्यवाद देना और वक्त बर्बाद करना, तो हिंदी में और संस्कृत में, तो हिंदी विभागों का हिंदी साहित्य से जो उसमें अपवाद होते रहे हैं,
आप स्वयं एक अपवाद हैं, और बहुत सारे हैं जो अपवाद होंगे, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। लेकिन हिंदी विभागों में और संस्कृत विभागों में, इन दोनों विभागों में के बावजूद अगर ये साहित्य बना रहा है जो कि वो बना रहा है, तो इसमें संस्थाओं की भूमिका को बहुत अधिमूल्यित नहीं करना चाहिए। ये जितना साहित्य का अहित कर सकते थे, ये लगातार करने की कोशिश करते रहे हैं। अब उन्हें करने में चापलूसी का और बड़ा भारी परिसर मिल गया है, तो और भी सही है। मैं सागर विश्वविद्यालय का छात्र था बीए तक। मैं हिंदी का छात्र नहीं था, पहले विज्ञान का था, फिर अंग्रेज़ी, इतिहास और संस्कृत का था। तो हम और उन्हीं दिनों सागर में पहली बार और मध्य प्रदेश में पहली बार नए साहित्य को लिखने वाले कुछ हम लोग तरुण हुए। मैं भी था, अग्नेय थे, राजा दुबे थे, रमेश दत्त दुबे थे, जितेंद्र कुमार थे, प्रबोध कुमार थे, हमारी एक मंडली थी। इनमें से रमेश दत्त दुबे को छोड़कर जो बीए में हिंदी पढ़ रहे थे, कोई भी हिंदी का छात्र नहीं था। और हमारे उस समय पुरस्कर्ता कौन थे? दार्शनिक दयाकृष्ण, नृतत्व शास्त्री श्यामाचरण दुबे और राजनीति शास्त्र के अध्यापक लेकिन कहानीकार विजय चौहान। और सारा हिंदी विभाग, जिसके अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय आचार्य नंदुलारे वाजपेयी थे, वो हमारे खिलाफ था। और ये कहना भी उचित होगा कि हालांकि हमारी क्या हैसियत थी, हम भी उनके खिलाफ थे। तो आप अगर इस बात को ध्यान में रखें कि हिंदी विभागों की, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1957-58 की, जबकि उस परिसर में 35 वर्ष के श्यामाचरण दुबे को विश्वविद्यालय का पूरा प्रोफेसर बना दिया गया था उनकी योग्यता के कारण। बहरहाल, तो इस परिसर ने एक ज़माने में बनारस में, इलाहाबाद में, पटना में, शायद गोरखपुर में, सागर में, जो कि अपेक्षाकृत अधिक विकसित, अधिक उदार, अधिक आगे देखू विभाग थे। तो ये जो दुर्गति है, यानी साहित्य की समझ को कुल मिलाकर, मैं एक अतिवादी अगर वक्तव्य दूं, इनके लिए मैं वैसे भी कुख्याति हूँ, कि हिंदी अकादमिक जगत ने हिंदी साहित्य समझ को जितनी क्षति पहुंचा सकता था, उससे कहीं अधिक पहुंचाई। तो अब बावजूद इसके कि आखिर नई कविता के आंदोलन का बहुत बड़ा समर्थन तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ओर से था, उसके ही वो पुरस्कर्ता थे वगैरह वगैरह। ये सब अपवाद हैं, लेकिन कुल मिला के। और एक ज़माना था जब मेरी पहली प्रेमिका, कहना उचित नहीं है अब तो, सहपाठी थी, उन्होंने एमए का प्रबंध लिखा था, हिंदी एमए किया, मैं तो चला आया सेंट स्टीवेंस, उसमें अज्ञेय पर एमए का प्रबंध लिखा। वही अज्ञेय पर लिखा जाने वाला 1960 में पहला शोध प्रबंध था। उस यूनिवर्सिटी में या कहीं? सागर विश्वविद्यालय। सागर। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक किसी ने मुझे एक शोध विषयों की सूची बताई, उसमें कम से कम 25 लेखक ऐसे हैं जिनमें से एक का भी मैंने इसके पहले नाम नहीं सुना, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी नहीं सुनूंगा। ये जो बौद्धिक रूप से शिथिल और दरिद्र और विपन्न अकादमिक समुदाय है, इसका सत्ता भक्त होना लगभग तर्कसंगत परिणाम है।
वाजपेयी जी, मैं अकादमिक समुदाय के सत्ता वक्त होने की चिंता नहीं कर रहा था। मेरी चिंता ये है कि जैसा भी हो, लेकिन किसी भी भाषा में लिटरेचर का कैनन है, किसी भी भाषा में लिटरेचर का कैनन, साहित्य के प्रतिमान अकादमिक जगत तय करता है। और उस लिहाज से अकादमिक जगत के, हिंदी अकादमिक जगत के जिन संकटों की आप चर्चा कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि वो जितना नुकसान पहुंचा सकता था उससे ज़्यादा पहुंचाया है, वो प्रतिमान निर्धारित करने के स्तर पे तो पहुंचाया है ना। इसी का तो उदाहरण आपने दिया कि सन 60 में अज्ञे ने कब से लिखना आरंभ किया। अज्ञे कितने महत्वपूर्ण लेखक, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में वो जगह बनाते हैं सन 1960 में एक थीसिस के लिए। मैं उसकी चर्चा कर रहा था कि ये जो प्रतिमान निर्धारण है, इसमें विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है, जो पद्धति है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुझे लगता है कि वो चिंताजनक रहा है और अब पिछले कुछ वर्षों में और भी अधिक चिंताजनक हुआ है। ठीक, ये मैं कह रहा हूँ। और ये आपसे मैं सहमत हूँ कि ये कोई पिछले 8-10 साल की बात नहीं है, ये सिलसिला 30 बरस पहले से शुरू होता है। एक और जिज्ञासा मेरे मन में है वाजपेयी जी, आप स्वयं इस निज़ाम के बारे में या सामान्य रूप से समाज में बढ़ती हुई हिंसा के बारे में निरंतर सक्रिय रहे हैं, आपका प्रतिरोध का स्वर बहुत मुखर रहा है। एक जो समस्या लगातार सामने आती है कि क्या लेखक का प्रतिरोध स्पष्ट राजनीतिक वक्तव्य के द्वारा ही दर्ज हुआ। इसका दूसरा जो पहलू है वो ये कि ये कहा जा सकता है कि भाई नागरिक के तौर पर एक बात और लेखक के तौर पर एक बात। तीसरा ये, जैसे विनोद कुमार शुक्ल वाली डिबेट जो चली पिछले दिनों, उसमें कहा गया कि शुक्ल जी खुद बोलें या ना बोलें, लेकिन उनका साहित्य और उनकी कविता तो प्रतिरोध की ही कविता है, प्रतिरोध का ही साहित्य है। मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि पिछले 8-10 साल में केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो स्थिति बनी है, जिसे हम पोस्ट ट्रुथ का समय कहें, जिसे हम बौद्धिक कर्म के घोषित तिरस्कार का समय कहें, क्या उसके विरुद्ध ऐसा एक सामान्य प्रतिवाद पर्याप्त है, या विनोद जी को या किसी भी लेखक को उस पर स्पेसिफिक कमेंट अपने लेखन में करें ना करें, लेकिन एक स्पष्ट कथन के तौर पर करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, वैसे तो दुनिया भर में उदार दृष्टि संकट में है, उसकी सीमाएं भी इस दौरान प्रकट हुई हैं। उसकी जो कम नज़री थी या तंग दिली थी, वो भी सामने आए हैं। तो उदार दृष्टि तो सारी दुनिया में है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि दुनिया भर में आज भी लोग, लेखक निर्भय होकर और स्पष्ट रूप से राजनीतिक मसलों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत एक तो ये हो गई है कि अगर ये राय आप व्यक्त करें भी तो कौन उसको छापेगा, क्योंकि सारा अधिकांश मीडिया जो बहुत ही लोकप्रिय मीडिया है वो तो गोदी मीडिया हो चुका है। ऐसा अभी पश्चिम में दुर्भाग्य से नहीं हुआ। ऐसे समय आते हैं और मेरे हिसाब से ये समय है। मैं इसे सिर्फ राजनीति का संकट नहीं मानता, मैं इसे लोकतंत्र का संकट भी, सिर्फ लोकतंत्र का संकट भी नहीं मानता। हालांकि दोनों का वो संकट है, लेकिन ज़्यादा बड़ा संकट भारतीय सभ्यता का है। ये सभ्यता जिस बहुलता के आधार पर आज तक जीवित रही है, जिस बहुलता से उसने अपने को पाला पोसा और रचा है, उस बहुलता का जो अब पर जो लगातार हमला है और धीरे धीरे स्वयं बहुलता में विश्वास करने वाले लोगों को भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है शायद, ये जो संकट है ये भारतीय सभ्यता का संकट है। और इस समय मैं 3 बातें कहूँगा इस प्रसंग में। एक,
फिर भी बहुत सारा जीवन बचा रहता है जो राजनीति के और इस क्षति विक्षति के कब्जे में नहीं आया है। उस जीवन को असंबोधित नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य के लिए तो सकल जीवन ही लक्ष्य है। एक दूसरा, ऐसे वक्त में जब निडर आवाजें बहुत कम हो रही हों और लोग बोलने से घबरा रहे हों, डर रहे हों, सकुचा रहे हों, दुबक रहे हों, वैसे वक्त में लेखक का ये सभ्यतागत और नैतिक कर्तव्य है कि वो अपनी आवाज़ उठाए। इतना काफ़ी नहीं है कि आप साहित्य में उस आवाज़ को उठाएं, वहाँ उठाएं, ज़रूर उठाएं, उसमें तो उठाए रखें, और अगर आप उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, या कि आपके लिखे से वो आवाज़ उठती नज़र आती है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तीसरी बात एक और है। तीसरी बात ये है कि ये आवाज़ उठाने का कोई एक ढंग नहीं हो सकता, और एक ही तरह से अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो वो हमारे बहुलता के रूपक को भी खंडित करेगी। इसलिए हमें लेखक की कुछ अपनी आवाज़ चुनने का अधिकार और जिम्मेदारी छोड़ना चाहिए। आगे जाकर क्या होगा, आगे जाकर जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम इसकी चिंता बहुत न करें। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि आज जब ये लहूलुहान वर्तमान है, हम क्या कर रहे हैं। और ऐसा वक्त हुआ है, फासिज्म के खिलाफ यूरोप में, फ्रांस में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वालों में ऑल्डोस हक्सले और फ्रांस आंद्रे जीद वगैरह थे। 1928 या उसके करीब, और उस समय ये माना जा रहा था कि सोवियत यूनियन फासिज्म के खिलाफ है और इसलिए सोवियत संघ से एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया जाए। तो वो जाकर मिले सोवियत राजदूत से। राजदूत ने उनकी खबर पहुंचाई स्टालिन के पास। स्टालिन का फ़ोन आया बोरिस पास्टरनाक के पास कि बोरिस, तुम्हारे पास कपड़े हैं ठंड के? तो समझा नहीं कि उसने क्या मतलब। कहा कि तुम्हें कल पेरिस जाना है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें रूस का प्रतिनिधित्व करना। अब जैसा भी किसी तरह का औना पहुँचा लेकर पहुँचे बोरिस पास्टरनाक। बोरिस पास्टरनाक ने जो वक्तव्य दिया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि विषय क्या है, और उनको अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, तो वो, और वहाँ तो फ्रेंच और अंग्रेज़ी में सब हो रहा था। तो बोरिस पास्टरनाक ने ये वक्तव्य दिया कि अगर कविता को समझना है तो थोड़ा झुकना चाहिए, क्योंकि कविता तो हरी घास में बिखरी होती है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी, उसके लिए आपको थोड़ा झुकना चाहिए। उनके वक्तव्य का सार तत्व ये था। इसको लेकर ऐसा मतलब प्रशंसा का हंगामा हुआ सारे हॉल में, क्योंकि वहाँ तो सारे लोग राजनीति बात कर रहे जैसे हम लोग कर रहे हैं। और ये आदमी आया और उसने कहा कि आपको झुक के देखना चाहिए, और ये माना गया कि ये उसका सबसे प्रभावशाली वक्तव्य था। तो अब अगर आपके दिमाग में एक ढांचा पहले से बना ही हुआ है हिंसा का, हत्या का, झूठ का, घृणा का, तो उसमें कोई ऐसी बात भी अगर कहे तो भले वो लालित्य जैसी लगे, लेकिन उसका कोई गहरा मानवीय अर्थ हो सकता है। मैं सिर्फ संभावना की, और ऐसा हुआ है पहले, तो मैंने बताया।
बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी।